हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। ये सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एससीईआरटी क्लास 9th का। हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। ज्योग्राफी हमने देख लिया है, अब हम इसको देखेंगे हिस्ट्री को। हम इसको बीपीएससी के लिए और स्टेट के दोनों के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो सिलेबस है वो सेम ही है, स्टेट का भी और बीपीएससी का भी। मतलब ये आना क्वेश्चन एससीईआरटी से ही और एनसीईआरटी से। एससीईआरटी को देखेंगे और साथ साथ में हम एनसीईआरटी की मैराथन क्लासेस भी देखते चलेंगे। और एससीईआरटी को हम जो है इस बार चैप्टर वाइज देखेंगे। अगर आपको चैप्टर वाइज देखना है एनसीईआरटी, तो मैंने सीटेट के लिए कराया, वो देख सकते हैं आप। लेकिन नहीं तो मैं एनसीईआरटी भी कराऊंगी। तो सुबह को मैं क्लास 6 का एनसीईआर वो डालूंगी एससीईआरटी, शाम को 9th का। तो जरूर से आप वीडियोस को देखिएगा। एस्टेट के लिए भी मैं प्रीवियस ईयर क्लासेस चला रही हूँ, और साथ साथ में जो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका की क्रांति, सबसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी। और साथ में ये अगर आप पढ़ेंगे तो वो सब भी मतलब कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम। इसमें है विश्व। देखो, पहला जो चैप्टर, इसका नाम क्या है? भौगोलिक खोजें नाम है इसका। लास्ट में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। विश्व इतिहास की युगांतरिक घटनाओं में से समुद्री यात्राओं का भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक युग के प्रारंभ में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है, उनमें यह खोजें भी शामिल है। इनकी जो पृष्ठभूमि है ना, इनकी पृष्ठभूमि वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई, जो मध्य युग के अंतिम चरण से आरंभ हो गई थी। इस कार्य में यूरोप देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। मतलब कि जो खोज वगैरह हो रहा था, वो यूरोप देश जो थे, इसमें उन्होंने अब बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका निभाई है। यही कारण था आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। मतलब यही कारण था कि स्टार्टिंग में जो यूरोप वगैरह थे, इनका मतलब कि समस्त विश्व में वर्चस्व स्थापित हो गया था। यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन और पुर्तगाल प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। मतलब भौगोलिक खोजों का खोज किसने किया था? स्पेन और पुर्तगाली लोग। लेकिन ये धीरे धीरे मतलब कंपटीशन में क्या हुआ, ये लोग पीछे चले गए। नए देश जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी, इस दिशा में मतलब अधिक सफलता मिली। ये लोग आगे बढ़ते गए। हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य का परस्पर संपर्क मतलब कारण रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता है। प्राचीन एवं मध्य काल में भी यूरोप एवं एशिया के प्राय इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था। परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व में उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत से होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियन को दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में व्यापक स्तर पर हुए भौगोलिक खोजें तथा उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग क्या किया था? प्रशस्त किया था। देखो, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए। पुर्तगाली यात्री जो था मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का यदि हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि काल सामंती प्रवृत्तियों का था। इस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य की गतिशील था, और ना ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। मतलब कि उस टाइम पे धर्म वगैरह जो था ना, वो धर्म उदार नहीं था, ना मानवीय था। लोग जो क्या करते थे ना, एक दूसरे का व्यापार करते थे, बेचते रहते थे। व्यापार वाणिज्य गतिशील नहीं था, मतलब कि डायनेमिक नहीं था, एक तरह से चलता नहीं था प्रॉपर। पृथ्वी के बारे में अल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। पृथ्वी के बारे में मतलब जो इनको ज्ञान था ना, ये मतलब कि अल्प था, बहुत कम था, और अंधविश्वास से युक्त था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अत्यंत विलीन हो जाने का भय बना रहता था। समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। जहाज छोटे और असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता थी। कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिक् सूचक का यंत्र का ज्ञान भी इनको नहीं था उस टाइम पे। अतः दिंग भ्रमित मतलब कि रास्ता भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय भी इन लोगों को बना रहता था। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। इस विषम परिस्थिति में नाविकों एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर कहा जाता है, जैसे महासागर की यात्रा करना अत्यंत मतलब दुष्कर या फिर कठोर था। अब देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि देखते हैं। इसी बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने के लिए उद्यत हुआ। 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूशलम, जो अभी इजराइल है, में अवस्थित है, पर अधिकार के मुद्दों को लेकर धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुई, तो सामंती गौरव के मिथ्याभिनय से ग्रसित यूरोपीय दम्भ टूटने लगा। मतलब कि गलत चीजों से जो चीज था, ग्रसित होकर यूरोपीय दम्भ जो था वो टूटने लगा था। परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी मतलब सामने आए।
सकारात्मक जो परिणाम थे वो सामने आने लगे। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियन को महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार की। मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशकों पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। परंतु 1415 में, देखो याद रखिएगा, सब क्वेश्चन पूछता है, परंतु 1415 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य यूरोपीय व्यापारियों के लिए मार्ग से व्यापार करना निरापाद हो गया। मतलब कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था, याद रखिएगा 1453 में। इस तरह से इसको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था, जिसका हल ढूंढना यूरोपियों के लिए आवश्यक था। इस काल में देखो, इस काल में हुए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा नौसेना के विकास को आसान कर दिया। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा था। देखो याद रखा, यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था, तो अरबों से सीखा था। ये भी क्वेश्चन आता है। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्री इलाकों, तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला परंपरागत पद्धति की जांच पद्धति विकसित हुई, जिससे बड़े और मजबूत जहाज बनाने जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था इस टाइम पे। सामुद्रिक अभियानों में काफी सहायक था। अब मानचित्र में काफी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रालोब अक्षांश जानने का कारण भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चलाने वाले जहाज बने, जिसका नाम कैरावल था। देखो ये लाइन याद रखिएगा, अगर आपके पास एससीईआरटी होगा तो पेन से मार्क कर लीजिएगा। अभी स्टेट में भी आया था कि पुर्तगालियों ने किस किस्म की, मतलब हल्के और तेज चलाने वाली जहाज जो बनाई थी, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम कैरावल था। इसको याद रखिएगा, कैरावल था। इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। इसी क्रम में 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलुमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिप केप ऑफ गुड, देखो आपसे यही पूछेगा कि केप ऑफ गुड होप यानी उत्तम आशा अंतरिप की खोज किसने की थी, तो बार्थोलोमियो डियाज ने की थी। ये पुर्तगाली था, 1488 में इसने किया था। 1492, देखो यहाँ भी ये भी पूछ सकता है, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ये भी याद रखिएगा, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वहीं अब आएगा 1498 में पुर्तगाल का एक जो शासक था, आप लोग सब जानते होंगे, उसका नाम क्या था, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने उत्तम आशा अंतरिप होते हुए भारत के मालाबार तट केरल के कालीकट तक पहुंचा। जब वो वहां पे पहुंचा था तब केरल में कौन सा शासक था, याद रखिएगा, जमोरिन। तब उसने उसका वहां पे स्वागत किया था। ज्ञातव्य है कि वास्को डिगामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डिगामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। मतलब ये कब आया था, इसकी जब भेंट हुई थी दक्षिण अफ्रीका में, अब्दुल मजीद वो मतलब व्यापारी था भारत का, उसके सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया था। इससे यूरोपियन के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डिगामा भारत से लाए गए वस्तुओं को, देखो जैसे यहाँ से जो मसाला वगैरह ले गया था, वहां पे कितने में बेचा था, 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में बेचा था। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज, देखो ये क्वेश्चन पूछता है, अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियन की एक नई उपलब्धि है, जिसे 1492 में कोलंबस ने प्राप्त किया था। यद्यपि कोलंबस ने, देखो कोलंबस जो था ना, कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा था, और इसलिए यहाँ के निवासियों को क्या बोला था, रेड इंडियन कहा था। ये भी याद रखिएगा। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा, मतलब एक महाद्वीप बताया। ये भी पूछेगा नई दुनिया को किसने खोजा था, तो अमेरिगो वेस्पुची इनका नाम था। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा। देखो इसी के नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, 1519 में मैगलन ने पूरी दुनिया का एक चक्कर मतलब जहाज से लगाया था। मतलब ये पूछ लेगा पूरी दुनिया का चक्कर कौन लगाया था 1519 में, तो मैगलन ने लगाया था। यह धारणा पुष्टि हो गई कि यह सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं। आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। देखो कैप्टन कुक ने किसकी खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, याद रखिएगा। साथ साथ न्यूजीलैंड द्वीपों को भी पता लगाया था। इसने क्या किया था, कैप्टन कुक ने साथ साथ में न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया था। सर जॉन और सेबास्टियन केबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया था। ये भी याद रखिएगा। सर जॉन और सेबास्टियन केबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया था। भौगोलिक खोजों के प्रोत्साहन में देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला भी प्रमुख थी। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। तो याद रखिएगा। देखो नई दुनिया के अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपी द्वारा नई दुनिया कहा गया, क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई खोज नहीं थी, इसलिए इसको कहा गया। ये याद रखिएगा।
अब देखते हैं हम भौगोलिक खोजों के परिणाम, इसके बारे में देखते हैं। देखो, भौगोलिक खोजों के परिणाम काफी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना में पहली बार लोगों को संसार के एक बृहद भूखंड से परिचित कराया और विश्व के एक दूसरे से मतलब संपर्क में आए। एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं जो पहले से विलग थी, परस्पर संपर्क में मतलब स्थापित हुआ। नए देशों की खोजों के द्वारा न केवल नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला, बल्कि वहां अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभर कर सामने है। अपनी विकसित और भौतिक आवश्यकताओं को निमित्त उन्होंने देशों का शोषण किया, जैसे अपने भारत देश पे किया था और अन्य देशों पे। यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न रूपेण स्पष्ट किए जा सकते हैं। जैसे व्यापार पर, अब देखते हैं व्यापार यहाँ के बारे में। व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोप देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया, मतलब कि इनको दिन पे दिन बढ़ा दिया। फलस्वरूप जो था मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर मतलब क्या हुआ कर वैश्विक रूप ले लिया, मतलब कि अपने स्थानीय से बढ़ के वैश्विक रूपों में आ गया। नए देशों की खोज की पूर्व में व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था। देखो, नए देशों की खोज के पहले तक व्यापार कहाँ तक मतलब ये मतलब था, तो सिर्फ ये भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक था। परंतु इसका स्थान अटलांटिक महाहिंद तथा प्रशांत महासागरों ने ले लिया। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि शहर विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए और यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार मतलब जता रहा। इसके बदले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ता रहा। कालांतर में विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निमग्न हो गए कि इन्होंने अपने साम्राज्य को ही खो दिया। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों आयातित बहुमूल्य धातु, विशेषकर अमेरिका में आयातित सोना चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। फलतः मतलब क्या हुआ, 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति जो थी वो उत्पन्न हो गई। बदले हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बनी रही और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगे। इसके फलस्वरूप समाज के सामंती वर्ग के जो बदले में व्यापार वर्ग का क्या था, प्रभाव भी पड़ा। औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों के स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का मतलब विकास रहा। यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रही। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप भी परिवर्तन आए। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार का संचालन आरंभ किया और इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये कंपनियां प्रयत्नशील हुई। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुई। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थी। इनमें कुछ राज्य द्वारा आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूहों में उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, परंतु 16वीं सदी और से लेके मतलब इनका क्या हुआ, अंत स्टार्ट हो गया। 17वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी शामिल हो गया था, ये भी याद रखना है। अब वाणिज्यवाद का विकास देखते हैं हम लोग। वाणिज्यवाद का विकास। नई देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ती। देखो, इस आर्थिक व्यवस्था में क्या हुआ, बुलियन की जो महत्ता थी वो बढ़ती गई। सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई, साथ साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा, मतलब लोग स्टोर करने लगे। इन भंडारणों की प्राप्ति में स्पेन अग्रणी था, ये भी याद रखना। स्पेन जो था वो मतलब कि नंबर 1 पे था। ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो धीमा पड़ गया था, नए भौगोलिक खोजों ने इसमें प्राण डाल दिए। ईसाई धर्म प्रचारकों ने क्या किया, अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के दुर्गम स्थलों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि इन क्षेत्रों पर धन का लालच देकर लोग जबरदस्ती क्या करवाते थे ना, धर्मांतरण करवाते थे, कि मतलब धर्म मानो, पैसा वगैरह देके, इस तरह से ये लोग करते। दूसरी तरफ व्यापक प्रसार ने चर की प्रभुसत्ता को कम कर दिया। भौगोलिक खोजों के कारण ज्ञान में वृद्धि हुई और तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न उठे। धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिसने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। मतलब कि जो अंधविश्वास वगैरह था उसको खत्म किया जाने लगा, क्योंकि लोग शिक्षित होने लगे थे उस टाइम पे।
देखो, दास व्यापार का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार जो था वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहन किया। मतलब ये लोग क्या करते थे ना, जैसे अमेरिका हो गया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेच देते थे। आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में इसने बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। इन गुलामों को जंगल मतलब काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाजों में ईंधन झोंकने आदि मतलब कठिन कार्य करवाते थे। इन पर अमानवीय बर्बर अत्याचार किए जाते थे। इस प्रकार भौगोलिक खोजों का यह नकारात्मक परिणाम था कि इसने तथाकथित सभ्य एवं विकसित लोगों द्वारा अविकसित भलीभांति एवं कमजोर लोगों का क्या किया, शोषण किया। और ये था एक मतलब ये छठवां जो है भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। जो भ्रांतियां थी ना उसका मतलब क्या हुआ, अंत होने लगा और भौगोलिक ज्ञान के लोगों को मतलब की वृद्धि हुई, लोग पढ़े लिखे होने लगे। देखो जिस तरह से कैसे कालांतर में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना, नए गोलार्ध के आविष्कार की मतलब यूरोप की क्षुद्रता एवं दुनिया की महत्ता, अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य के नए आविष्कारों के रास्ते मतलब खड़ा करे। इस संदेश में स्पेनिश सिक्के सामने और भी मतलब है, ये सब भी मतलब महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाए थे। अगला जो से अन्य परिणाम जो थे वो क्या थे, भौगोलिक खेजों के विभिन्न जो जैसे नवीन फसलों, अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान, यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि वस्तुओं का प्रवेश हुआ। यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफी, तंबाकू, आलू आदि का भारत जैसे देशों से आवागमन हुआ। भारतीय फसल जो थे आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्रों में गए, मतलब कि दूसरे क्षेत्रों में इनको भेजा गया। जैसे भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि, पूंजीवादी, वाणिज्यवादी और साम्राज्यवाद का विकास अन्य परिणाम थे। ये नौसैनिक क्रियाकलाप आदि थे। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, अभी तो हमने देखा पुर्तगाल का था। यूरोपवासी ने दिशा सूचक किससे सीखा था, तो ये अरबों से सीखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ग हुआ। उत्तम आशांत ट्रिप, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, तो डियाज बार्थोलोम्यू। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी घ हुआ। अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1492 में। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था, तो 1453 में हुआ था। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था, तो मैगलन ने लगाया था। तो इस प्रकार अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आगे की वीडियोस देखने के लिए वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट जरूर से करके बताइएगा वीडियो कैसा है। थैंक यू।